आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की, और उसके बाद हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण की और विषमपोषी पोषण की। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने जाना था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, और उसमें हमने 4 तरीके के जैव प्रक्रम पढ़े थे। पोषण उन्हीं में से एक प्रक्रम है। चलिए जानते हैं कि पोषण होता क्या है। शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में भी हमें बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब ये हमें किससे मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे हमारे भोजन से। और अगर हम भोजन को नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और प्रोटीन संश्लेषण या फिर जो भी चीजें हैं वो होना रुक जाएंगी, और उससे क्या होगा? हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी मर जाएंगी, और इसी से हमारा जो शरीर होगा वो भी मर जाएगा। तो पोषण एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रम है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस प्रक्रम में होता क्या है और ये प्रक्रम होता किस तरीके से है। दरअसल पोषण के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण। ये होता है पेड़ पौधों में, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब ही होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना सके। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। इसमें वो जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं? ये स्वपोषी पोषण वाले जो भी जीव होते हैं या तो उन्हें खाते हैं या फिर किसी और दूसरे जीव को खाते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए जानते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। दरअसल जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? दरअसल इसके बारे में हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अकार्बनिक यौगिकों से भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। दरअसल प्रकाश संश्लेषण की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि इसे प्रकाश ऊर्जा चाहिए होती है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और जल चाहिए होता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे एक उप उत्पाद के रूप में निष्कासित किया जाता है। प्रकाश तो हमें सूर्य से मिल जाएगा, और जल की बात करें तो पौधों को जल जड़ों की मदद से मिल जाता है। तो बात आती है क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए जानते हैं पौधों के पास ये कहां से आते हैं। दरअसल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें कहा जाता है रंध्र। अब ये जो छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दरअसल होता क्या है कि इन छिद्रों के आसपास होते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होता है कि जब इनमें पानी जाता है तो ये फूल जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं, जिससे जो गैस होती है वो अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। परंतु जब इन गार्ड सेल से पानी निकाल लिया जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं और जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो पौधे होते हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो पौधों को क्लोरोफिल किसी और से लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पौधों के पास ये पहले से मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? दरअसल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज ये प्रकाश को सोख लेता है, और क्योंकि प्रकाश को सोख लेता है तो प्रकाश की ऊर्जा की मदद से ये अपना भोजन बना पाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका समीकरण किस तरीके का है। ये समीकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे याद कर लीजिएगा। दरअसल हमने पहले की कक्षाओं में जो समीकरण पढ़ा है वो कुछ इस तरीके का है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल अभिक्रिया करते हैं क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में, जो कि हमें सूर्य से मिलता है और क्लोरोफिल पत्तियों के पास होता है, तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट और साथ में मिलता है ऑक्सीजन गैस। परंतु ये जो अभिक्रिया है ये पहले की कक्षा के लिए है। अभी के लिए जो आपको अभिक्रिया याद रखनी है
वो अभिक्रिया है कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल अभिक्रिया करते हैं 6 जल के मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में, तो हमें मिलता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस। तो ये जो नीचे वाली समीकरण है आपको अब ये याद रखनी है, क्योंकि दरअसल जो ऊपर वाली समीकरण है वो उतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट से होता क्या है। दरअसल ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें इस अभिक्रिया से मिलता है, ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाता है। परंतु जो पौधे होते हैं वो सारा कार्बोहाइड्रेट एक ही बार में इस्तेमाल नहीं कर लेते। दरअसल वो कुछ कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करके भी रख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, परंतु पौधों को ऊर्जा तो रात के समय भी चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती उसे इकट्ठा किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए अब बात करते हैं विषमपोषी जीवों के बारे में कि आखिर विषमपोषी जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है। विषमपोषी जीव स्वपोषी जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर स्वपोषी जीव खत्म हो जाते हैं तो जो विषमपोषी जीव है वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीव पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी से सारे पेड़ हटा दिए जाएं तो इस पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब हम ये तो जानते हैं कि हम पौधों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, ये सब हमें पौधों से मिलता है। पर कोई कह सकता है कि हम तो बकरियों को भी खाते हैं, पर बकरियों तो पौधों पे नहीं उगती, इसका मतलब हम बकरियों को खाकर जीवित रह सकते हैं। परंतु देखा जाए तो बकरियां क्या खाती हैं? बकरियां घास को खाती हैं। तो हम किसी भी चीज को खाएं वो या तो हम सीधा पौधों से लेंगे, या हो सकता है हम किसी और जीव को खाएं जो उन्हें पौधों से ले रहा हो। तो एट द एंड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हमें पौधों से ही मिलती है, और इसलिए जो विषमपोषी जीव होते हैं वो स्वपोषी जीव के बिना जीवित नहीं रह सकते। विषमपोषी जीव जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों के रूप में तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनका उपभोग करते हैं। दरअसल ये जो विषमपोषी पोषण होता है ये होता है 3 तरह का। एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है होलोजोइक पोषण। मृतोपजीवी वो जीव होते हैं जो सड़ चुके जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी, यीस्ट, मशरूम इत्यादि। अगर परजीवी की बात करी जाए तो ये वो जीव होते हैं जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जूं, जोक इत्यादि इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब बात करते हैं होलोजोइक पोषण की, जो मनुष्य के अंदर होता है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब अगर हम अमीबा में पोषण की बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर एक ही कोशिका होती है जो भोजन को खाती भी है, उसे पचाती भी है और उससे ऊर्जा भी ग्रहण करती है। वहीं अगर हम मनुष्य जैसे जीवों की बात करें तो उनके पास काम बटा हुआ होता है, जैसे कि हाथ का इस्तेमाल होता है खाना खाने के लिए, मुंह से हम खाने को चबाते हैं और आमाशय में खाना पचाया जाता है। अब अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका को आप यहाँ पर देख सकते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, और इस तरीके से अमीबा का पोषण पूरा होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने बात करी पोषण की, जहां पर हमने 2 तरीके के पोषण जाने, जो थे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी के जैव प्रक्रम वाले अध्याय को पढ़िएगा, जहां पर आपको पढ़ना है पोषण और जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्यों में पोषण के बारे में।
तो आपको दो काम करने हैं। पहला, इस वीडियो में जो चीजें पढ़ी हैं उसे बुक में फिर से जाकर पढ़ना है और अगली कक्षा में मनुष्यों में पोषण को पढ़ के आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।